स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर, कल पहला चैप्टर आ चुका था और होपफुली जो लोग वीडियो देख रहे हैं फिर फ्यूचर में देखेंगे उन्होंने वो वीडियो देख ली होगी, तभी इस वीडियो में आना। और आज हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है क्या, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग काफी थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है और जैसे इसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ से आपका जो थ्योरी के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो 11th की बात करूँ या 12th में, अभी फिलहाल 12th की बात तो नहीं कर रहे हैं, 12th में जो थ्योरी होगी वो अलग है। तो जो 10 नंबर का 11th में आपका थ्योरी पार्ट आएगा वो मैक्सिमम यहीं से आएगा, मतलब 80 to 90% यहीं से आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस चैप्टर को या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना और हम फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट वगैरह करते हैं और फिर कल से यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं कर पाएंगे बट हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर जर्नल, फिर ये, फिर वो। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, डायरेक्टली वीडियो पे पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जी, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ थ्योरी होती है ना। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो ये चैप्टर है, इसमें भी हम अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं, जितने भी हमारे रूल्स हैं, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम बात करते हैं वो आता है हमारे कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे हमारे रूल्स होते हैं साइंस में, जैसे न्यूटन का लॉ था, है ना, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे अकाउंट्स में भी कुछ रूल्स कहें या कुछ लॉज कहें या कुछ उनको कॉन्सेप्ट कह दे, वो चीजें होती हैं जो कि आगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे हमारे करीब करीब 12, 13, 14 जो कॉन्सेप्ट है, हम एक एक करके उन सभी को करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो नहीं लिख रहा हूं। तो बिजनेस एंटिटी, एंटिटी की मीनिंग हमने कल ही समझी थी कि हमारा जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात चल रही है वो एंटिटी होती है। तो बिजनेस एंटिटी क्या है, उसी को उसने थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेटिव वे में बता रहे हैं। क्या कि हमारा जो बिजनेस है, क्या है, जो हमारा बिजनेस है और जो उसका ओनर है, कौन है, ओनर है, ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी है, क्या है, सेपरेट एंटिटी है। मतलब कि हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस ओनर है वो दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस है। अलग अलग एग्जिस्टेंस का कहने का मतलब है कि कभी भी हम ओनर को बिजनेस की तरह और बिजनेस को ओनर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम रिलायंस को अंबानी जी नहीं कह सकते और अंबानी जी को रिलायंस नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जहां पे सेपरेट एग्जिस्टेंस आ जाती है तो वहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो रिलायंस के रिसोर्सेज मतलब अंबानी जी के रिसोर्सेज? बिल्कुल नहीं, रिलायंस के रिसोर्सेज रिलायंस के हैं। जैसे रिलायंस का कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें जो पीछे से स्टैंप होगा या सील होगी वो रिलायंस की होती है, वो सिग्नेचर है रिलायंस का। ऑल्दो रिलायंस खुद साइन नहीं कर सकता बट उसकी जो सील है, उसकी जो स्टैंप है, वही उसके सिग्नेचर है। तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टी रिलायंस लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड है वो रिलायंस कंपनी की है, वो अंबानी जी की या फिर अगर किसी और जो भी ओनर होंगे उनकी नहीं है। तो दूसरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा मनी मेजरमेंट। क्या है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, देखिए जी, मेजरमेंट वाला जो पॉइंट है हमने कल देखा था कि हम चीजों को मेजर करेंगे किसमें, मनी के फॉर्म में। वही चीज यहाँ पे दोबारा से इलेबोरेटिव वे में आ गई। मतलब कि हमारे ट्रांजैक्शन तो ठीक है, हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने अकाउंट्स में वो इकोनॉमिक हो गई, ठीक है। अब उन्हीं चीजों को हम यहाँ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कुछ वैल्यू डिफाइन हो सके। क्या हो सके, वैल्यू डिफाइन हो सके। मतलब कि जिस चीज की मनी में कोई वैल्यू हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कोई इमोशन है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, तो इनको हम मनी के फॉर्म में किसी हालत में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे इन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे
बल्कि ऐसी चीजें जिनको हम मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को सोफा दिया या फिर सपोज किसी को टेबल दी, अब वो टेबल और सोफे की एक वैल्यू है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम मेजर करेंगे मनी के फॉर्म में और देन रिकॉर्ड करेंगे, यही चीज कहता है। तो सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें मनी के फॉर्म में मेजर हो सकती हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थर्ड जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न, देखिए जी, वर्ड में मीनिंग छुपी होती है। गोइंग मतलब जाते रहना, कंसर्न मतलब मान लेना, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि जब भी हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को जब भी हम बना रहे हैं, तो जो हमारे अकाउंट्स है वो कुछ इस तरीके से मेंटेन होते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है या फिर जो हमारी अकाउंटिंग है वो लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन रहेगी, मतलब हम लंबे समय तक का बिजनेस को कैरी करेंगे। तभी आपने देखा होगा या फिर अभी फ्यूचर में आप जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि जो हम किसी भी एसेट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उसकी कीमत कम करनी है, और अगर साल भर बिजनेस चलने वाला है तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन भी क्या करते हैं, एप्लीकेबल यानी अप्लाई करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा क्या, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, जी हाँ बिल्कुल। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, देखिए यहाँ पे पीरियड का मतलब हम जहाँ पे जब अपनी क्लासेस पढ़ते हैं, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, बट हम कहते हैं ना फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, पीरियड का वर्ड डिफाइन कर रहा है टाइम को, किसको, टाइम को, कि किसी चीज की कितनी टाइम लिमिट है। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है कि हमारे जो अकाउंट्स बन रहे हैं, अब हम अकाउंट्स बनाएंगे आगे जा करके, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बस बनाते चले जाना है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनेंगे, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। तो यहाँ पे जब हम असल अकाउंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती है वो जब अकाउंट्स बनाती हैं, तो वो साल भर के बेसिस पे बनता है, यानी कि 12 मंथ बेसिस पे बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं उन 12 मंथ को लेने के लिए। कौन से, अकाउंटिंग पीरियड मतलब टाइम बेस, कितने टाइम तक बनेंगे। एक चीज तो क्लियर है, 12 मंथ के लिए बनेंगे, बट दो वेज में। पहला होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड सेकंड होता है हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, देखिए डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट होता है ये होता है हमारा 2000 सॉरी ये होता है हमारा 1 अप्रैल से एंड देन चले जाता है 31 मार्च तक। अगर आप काउंट करेंगे तो 12 मंथ होते हैं ये, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ वाई भी कह देते हैं, दादा कभी दिखा कहीं पे मिल गया लिखा हुआ, तो एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर। देन कम्स हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर में ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से खत्म कहाँ होता है, दिसंबर में। तो वही चीज है, 1 जन से स्टार्ट हो गया और 31 दिसंबर को एंड हो गया। सो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आता है ना वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉस्ट। जब हम अकाउंट्स में बात करते हैं या फिर हम जब बिजनेस कॉमर्स के स्टूडेंट बन के अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है। नॉर्मली हम कहेंगे भैया इसकी कॉस्ट क्या है दुकान में, तो कॉस्ट मतलब कितने में मैं खरीद रहा हूँ। अब ठीक है, हाँ खरीदना ही हम कह सकते हैं यहाँ पे, चलिए कॉस्ट है, ठीक है, खत्म बात करते हैं। कॉस्ट मतलब जितने में मैंने खरीदा, ठीक है। कॉस्ट मतलब हो गई हिंदी में लागत, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब लागत से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो ये मत देखिए कि उसको कितने में खरीदा, ये देखिए कि उसको कितने में खरीदा प्लस उसमें एक्स्ट्रा क्या खर्चा आया। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, हाँ जी खरीदी खरीदी, वो मशीन खरीदने में मैंने 1 लाख रुपए दिए खरीदने के, ठीक है। अब लेकिन उसको लाना पड़ेगा फैक्ट्री तक का, घर तक का, कहीं भी लाएंगे तो उसको लाने में किराया लगेगा, जी हाँ। उसको लाने के बाद उसको घर में लगवाना पड़ेगा या फैक्ट्री में लगवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने में कुछ चार्जेस लगेंगे, जी हाँ वो भी लग गए। तो ये सब चीजें ऐड करके, जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है। अब आपने 10 लाख का घर खरीदा तो ये नहीं कि आपने 10 लाख का घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री में अगर 1 लाख रुपए लग गए तो अब वो घर 11 लाख का हो चुका है, समझे, जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट क्लियर हो गया। तो कॉस्ट क्या कहता है, कभी भी जब हम किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें उसकी परचेज कॉस्ट यानी खरीदी वाली कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। क्या करने हैं,
एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। ओके ठीक है जी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूअल एस्पेक्ट। किसी बुक्स में ये आपको एक्यूरल कॉन्सेप्ट और या फिर आपको ड्यूअलिटी, इन तीन नामों से ये मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल मिल गया मिल गया मिल गया। अब देखिए ना, अभी आगे जाकर के हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे दो वर्ड आते हैं, कैश और एक्यूरल बेसिस। तो ये एक्यूरल बेसिस बिल्कुल वही है, ये समझ गए तो वो सेम टू सेम है बिल्कुल। ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहते हैं? ड्यूअल मतलब दो, एस्पेक्ट मतलब आई डोंट नो। ठीक है तो समझते हैं पहले इसे। ड्यूअल का मतलब हो गया दो चीजें। ठीक है, दो सिंपल सिंपल दो, जब दो चीजें होती हैं दो कहते हैं तो ड्यूअल कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है, क्या है? ट्रांजैक्शन है, वो जो है ड्यूअल बेसिस पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो ड्यूअल बेसिस पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जैसे एक मशीन खरीद लेने से कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो सकती हैं? सबसे पहली चीज, मशीन खरीदी है तो मशीन बढ़ी, पहला तो यही इफेक्ट हो गया कि मशीन बढ़ गई, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, खरीदने में पैसा दिया होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल पैसा दिया होगा तो पैसा कम हो गया ना, दूसरा इफेक्ट आ गया। सपोज आप कुछ कहेंगे उधार में खरीदा, तो उधार में खरीदने से क्या हो जाएगा? मशीन तो बढ़ेगी ना, हाँ जी बढ़ेगी। देन उधार में खरीदने से क्या होता है? हमारे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाते हैं? क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। तो क्रेडिटर बढ़ना भी क्या है? एक दूसरा इफेक्ट हो गया। तो सब एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन जो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है उसके दो इफेक्ट एटलीस्ट होते हैं, मतलब वो दो अकाउंट्स को एटलीस्ट इफेक्ट करेगा। ओके जी हाँ जी हाँ हाँ। अगला जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या आता है जी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था। अच्छा जी अब आएगा सेवेंथ, वो क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सबसे पहले, इससे पहले तो रेवेन्यू की दो फॉर्मूले देख लो जी यार। रेवेन्यू मतलब होता है कॉस्ट यानी लागत प्लस जो प्रॉफिट है, या फिर सिंपल सिंपल रेवेन्यू को कह सकते हैं रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल। बेच करके जो पैसा आया, क्या? बेच करके जो पैसा आया वो हमारा क्या है? रेवेन्यू है। मैंने एक 10 रुपए में पेन बेची तो 10 रुपए क्या है? रेवेन्यू है। मैंने 100 रुपए का टीवी बेच, नहीं 100 का तो नहीं बेचूंगा, 10,000 का एक टीवी बेचा, 10,000 क्या है? मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू मतलब समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब क्या कहता है? उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। अब अकाउंट्स में चीजें पहचानते कब हैं? पहचानते कैसे हैं? जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, वही रिकॉग्निशन होता है। ठीक है। अकाउंट्स में रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना। ठीक है ओके। अब यहाँ पे आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता क्या है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतनी सी बात कहता है कि जब भी आप कुछ बेच रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कुछ बेच रहे हो, अगर वो पैसों में बेचा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो उधार में बेचा है तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसका सिर्फ इतना कहना है कि जब भी रेवेन्यू रियलाइज हो जा रहा है कि आपको पता चल गया कि बिक गई है चीज, तो उसको हम एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। इररिस्पेक्टिव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए पैसा अभी मिल गया या बाद में मिलेगा। यानी कि कॉस्ट जो खरीदा है, सेल है, वो कैश बेसिस है या फिर क्रेडिट बेसिस है। समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। अगला आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या आता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा यहां जगह है, लिख लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग, मैचिंग वर्ड से अब इसमें मत जाना, इसको समझ ही लेना। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसने क्या कहा था? रेवेन्यू आया तो रिकॉर्ड कर दो, बस। कैश है, क्रेडिट है, उधार है, कैसा भी है हमें मतलब नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी का भाई है। क्यों? ये कहता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं
वो आपस में मैच होने चाहिए। मतलब मैच होने चाहिए का मतलब कि अगर कोई एक्सपेंस मैंने इस साल इस अकाउंटिंग ईयर में कर दिया है और उसकी पेमेंट मैंने भले ही करी हो या फिर नहीं करी हो, मैं उसकी पेमेंट अगले अकाउंटिंग ईयर में करूंगा या उसके भी अगले अकाउंटिंग ईयर में करूंगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस जहां अकर हो गया वहीं उसको रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो? वहीं उसको रिकॉर्ड कर दो। मतलब 2019 में मैंने अगर ये एक्सपेंस किया है और उसकी पेमेंट 2021 में कर रहा हूं, तो वो 2021 में रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कहाँ रिकॉर्ड हो चुका है? ऑलरेडी 2019 में। मतलब पेमेंट कभी भी हो कोई मतलब नहीं। एक्सपेंस हो गया, हाँ हो गया, तो जस्ट रिकॉर्डेड। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर क्या है? फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोज करना मतलब बता देना, डिस्क्लोज करना मतलब बता देना। तो फुल डिस्क्लोजर कह क्या रहा है? क्या बता देना? क्या पूरा बता देना ना, ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा देखो, बिजनेस की डिटेल किसको बताएंगे? जो हमारे यूजर्स हैं। कौन है जी? यूजर्स हैं। यूजर्स को हम बिजनेस की डिटेल बताएंगे। अब क्या कह रहा? फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरा बता दो। क्या पूरा बता दो? बिल्कुल। क्या? हमारे जितने भी इकोनॉमिक बातें हैं, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे बता देने। मतलब अकाउंट्स जो बन रहे हैं, अकाउंट्स में सारी की सारी डिटेल क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। सारी की सारी डिटेल होगी। ऐसा नहीं कि कुछ डिटेल मेरे को नहीं लग रहा कि नहीं डालनी चाहिए, नहीं। अकाउंट्स में सारी इकोनॉमिक डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब सब कुछ बताना है, इकोनॉमिक इवेंट्स जो जो हमारी कंपनी में हुए हैं, वो नुकसान हो फायदा हो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ नहीं छुपाना है। ठीक, ओके जी। अगला आता है क्या? अगला आता है हमारा कंसिस्टेंसी। क्या आता है? कंसिस्टेंसी। टेंथ वाला क्या है? कंसिस्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहो मतलब लगातार रहो। लगातार पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, लगातार। आज अगर 1 घंटा है, कल भी 1 घंटा पढ़ेंगे। 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कि हमें रेगुलर रहना है। क्या रहना है? रेगुलर रहना है। किस चीज में रेगुलर रहना है? देखते हैं। अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक मेथड को यूज कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में, किसी एक मेथड को यूज कर रहे हैं, तो उस मेथड में हमें क्या रहना है? रेगुलर रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल बदलते जा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भैया कंपेयर नहीं हो पाएगा, कंपेरेबिलिटी करने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन व्हाट? डेप्रीशिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। अब स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 साल तो इस्तेमाल करो ताकि कंपेयर कर पाओ। हर साल बदलते रहोगे, इस साल स्ट्रेट, अगले साल रिटर्न डाउन, फिर स्ट्रेट, फिर रिटर्न डाउन, फिर स्ट्रेट। ऐसे में क्या होगा? ना कंपनी कंपेयर कर पाएगी, ना चीजें अच्छे से मैनेज हो पाएंगी। तो क्या कहता है? कंसिस्टेंस रहो। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर रहो किसमें? अपने मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। ओके, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। अगला 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 क्या है? 11th वाला है। अच्छा हाँ, वो मुझे भी पता है 11th वाला है। क्या है 11th वाला? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। पानी बचाओ, कंजर्व करो मतलब बचाओ। क्या कंजर्वेशन? अकाउंट्स में क्या बचा सकते हैं? अरे भैया, बिजनेस चल रहा है, हाँ जी हाँ, नुकसान हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, पहले से बचाव करो ना, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहता है? इफ इन केस, अगर हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि फ्यूचर में, कहा, फ्यूचर में मुझे कोई लॉस या एक्सपेंस शायद, क्या 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 बोला मैंने? शायद, नॉट श्योर, यानी कि एज्यूम कर रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया, यानी मान लिया शायद वाली बात, कि फ्यूचर में मुझे कोई लॉस या एक्सपेंस हो सकता है, तो उस लॉस या एक्सपेंस को पहले ही रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लो मतलब
उसके लिए पहले ही रिजर्व बना लो, उसके लिए पहले ही प्रोविजंस बना लो। ये चीजें आगे कभी आएंगी तो पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना मान लो कि उसको रिकॉर्ड कर लो। अच्छा 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 सर, ऐसे ही अगर लॉस को मान ले रहे तो हम क्या प्रॉफिट को भी मान लेंगे? प्रॉफिट या कोई गेन होने वाला है फ्यूचर में, फायदा मुनाफा? ना जी ना, जब तक होगा नहीं तब तक रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ आने वाले शायद भी हो जाए अगर, तो आने वाला लॉस अगर है, भले ही वो फ्यूचर में ना आए, बस मुझे लग रहा है, मैं तब भी उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन प्रॉफिट जब तक होगा नहीं, गेन जब तक होगा नहीं, तब तक रिकॉर्ड भी नहीं होगा भाई। अगला अगला क्या है? मटीरियलिटी। व्हाट इज दिस? मटीरियलिटी। ओके, मटीरियलिटी। अच्छा, यहाँ पे ना अभी हम आयरन, ठीक है, कैल्शियम या फिर स्टील, इन टाइप के मटेरियल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को दे दो। अरे भैया, अभी ये फुल डिस्क्लोजर करा तो था ना, यहाँ पे भी तो सारे यही कहा था कि सारे इकोनॉमिक इवेंट्स दो। वो इकोनॉमिक इवेंट्स थे, यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट इंक्लूड नॉन इकोनॉमिक इवेंट ऑल्सो। तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट भी जो है वो भी हमको बताने, अगर वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ओके जी। ये क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में सपोज या फिर फ्यूचर में शायद आ जाए। ये भी तो सर, यही तो हमने कहा था, ये शायद शायद वाली बात यहाँ भी तो करी थी। वो इकोनॉमिक है, ये कौन से हैं? नॉन इकोनॉमिक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आप समझ जाओगे एग्जांपल से। केसेस पेंडिंग इन कोर्ट। कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, कौन जीतेगा? कोई नहीं जानता, नहीं जज जानता है। क्यों जानता है जज? जब तक उसको सबूत नहीं मिलेंगे उसके हिसाब से तो अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा ना वो, तो जज को भी नहीं पता। तो ऐसे केस में ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है और वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी चीजें भी हमने अपने यूजर्स को देनी है, यानी कि मटेरियल इंफॉर्मेशन भी देनी है। वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, अब ना हम एंड एंड में पहुंच चुके हैं, खत्म होने के मतलब लास्ट टाइम पे हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। लेकिन एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद एक दो पॉइंट और बचे हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। 13th जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी। कहता है, क्या कहता है? देखो जी, हमें ये तो पता था कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट होते हैं। कौन करता है? सीए भैया करते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हम जो जो चीजें अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो जो चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमारे पास रिकॉर्डेड होना चाहिए। मतलब every recorded transaction, क्या? every recorded transaction should be supported by a verified या valid proof। ठीक है, मशीन खरीद रहे हैं, प्रूफ होना चाहिए। किसी को पेमेंट करी है, प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जी, ऐसे होते हैं। कैसे? नहीं, ये तो होते हैं कैसे? बिल, इनवॉइस और कोई पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए। ये सब चीजें क्या हैं? हमारे प्रूफ है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आए। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट और है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अरे वाह, आ जाओ आ जाओ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस नाम की चीज भी कोई है? हाँ जी हाँ है। देखो जी, अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, ठीक है। पहला हो गया कैश बेसिस और दूसरा हो गया एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है जी? क्या कहता है? इतना कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक ही चीज कहता है, ठीक है। क्या कहता है?
कि अगर ट्रांजैक्शन क्या हो, CTION, ट्रांजैक्शन अगर कैश में है, किसमें है, कैश में, ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी। लेकिन अगर वही क्रेडिट में अगर ट्रांजैक्शन हो गया यानी उधार में हो गया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस इतना सा समझे? हाँ जी समझे। एक्यूरल इसका उल्टा कह देता है। ये क्या कहता है कि कैश में अगर ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में अगर ट्रांजैक्शन है, तो दोनों ही केस में हम रिकॉर्ड कर देंगे। हमें कोई मतलब नहीं कैश था, क्रेडिट था, उधार था, नकदी था, ठीक है। तो अभी जो हम आज के टाइम पे जो हमारे जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होते हैं एक्यूरल बेसिस पे। किस बेसिस पे? एक्यूरल बेसिस पे, ठीक है। सर्टिफाइड अकाउंट्स की बात कर रहा हूं जो ऑडिट होते हैं, ठीक है। नॉन ऑडिट अकाउंट्स जो होते हैं, जैसे नॉर्मल किसी दुकानदार ने बना लिया, वो किस बेसिस पे बनाता है वो हमें नहीं पता। कोई इस बेसिस पे बनाएगा, कोई इस बेसिस पे बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या है, एक्यूरल बेसिस आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक लास्ट जो चीज आती है वो आता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS, ठीक है। क्या आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हम इसको सिर्फ इतना बेसिक समझते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्या है, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि रूल्स हैं, ठीक है। इम्पोज्ड किसके ऊपर लागू करे गए हैं, अकाउंटेंट्स के ऊपर। जितने भी हमारे CA वगैरह अकाउंटेंट, इनके ऊपर ये जो रूल्स इम्पोज्ड है, इनके ऊपर जो रूल्स लगाए गए हैं, जो गाइडलाइंस इनके ऊपर लगाई गई हैं, वही क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मतलब एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन बोलो, कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन द अकाउंटेंट्स बाय अ सर्टेन लॉ। किसी कानून के तहत अकाउंटेंट्स के ऊपर जो लॉ इंप्लीमेंट करा गया है, इम्पोज करा गया है, वही क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक GAAP आता है, क्या है वो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ नहीं समझना है, फुल फॉर्म याद हो गई? हाँ हो गई। इतना ही याद करना था। मतलब समझ भी लो एक थोड़ा इसको, क्या ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली हर कोई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जैसे ये एक्यूरल बेसिस, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इस चैप्टर में काफी थी। मैंने पहले ही कहा था हमारे जो काम की चीजें हैं वही हम देखेंगे, बाकी चीजें एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। कल हम आएंगे अपना कहाँ पे, अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ। और कल पहली वीडियो होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की। जी हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग इक्वेशन की यहाँ पे वीडियो होगी, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।